नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीसीसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऐप पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था और काफ़ी सारी हमें हिस्ट्री की जानकारी हमने वहाँ से प्राप्त की थी। तो जहाँ से हमने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था उसी सेशन से हम उसी सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की जिस जगह पे हमने छोड़ा था। तो हमने दो एज के बारे में पढ़ना था, एक स्टोन एज और एक कॉपर एज। तो आपको जैसा कि पता है, स्टोन एज के बारे में हमने स्टार्ट करना था और कॉपर एज के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो यहाँ पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आज किसके बारे में, स्टोन एज के बारे में, यानी कि कॉपर एज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सॉरी, स्टोन एज या पाषाण काल इसको बोला जाता है, पाषाण युग। तो पाषाण युग के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, उसके कुछ बेसिक देखे थे कि स्टोन एज को भी हम तीन भागों में बांटते हैं और तीन भाग कौन थे, पिलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। यानी कि जिसको हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मध्य पाषाण काल बोलते हैं और नव पाषाण काल बोलते हैं। तो इनके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे यहाँ पे और देखते हैं हम जो स्टोन एज है, हमने देखा कि इसको भी हमने कुछ भागों में डिवाइड किया। जैसे पहला भाग इसका क्या कहलाया मेरे प्यारे बच्चों, पहला भाग इसका पूरा पाषाण काल कहलाया। क्या कहलाया मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पाषाण काल। इसको पहले भाग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल, यानी कि पेलोलिथिक एज जिसको कहा जाता है, पूरा पाषाण काल के नाम से हमने इसको जाना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स किसमें, नव पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स और हम यहाँ पे बात करेंगे इसका जो टाइम पीरियड होगा वो एक अननोन टाइम से स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। कहाँ से स्टार्ट होता है ये हम देखेंगे। इसका टाइम पीरियड एक अननोन से स्टार्ट हुआ और इसका जो टाइम पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 10,000 BC तक। उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा 10,000 BC से लेकर कब तक के टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे 4,000 BC तक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो नव पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 4,000 BC से लेकर कब तक चलेगा, वो चलेगा आपका 2,500 BC तक। तो इन पे हम चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तीन भागों को हम यहाँ पे कालक्रमों को बांट कर पढ़ते हैं। तो चर्चा हमने की डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमने देखा कि स्टोन एज है जो उसको तीन भागों में बांट दिया हमने, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। और हमने इसके टाइम पीरियड को भी देखा कि जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक अननोन टाइम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है, 10,000 BC तक ये पहुंचा। और इसके बाद बात करें मध्य पाषाण 10,000 से 4,000 BC और नव पाषाण काल की बात करें हम 4,000 से 2,500 BC तक ये टाइम पीरियड चलता है। अब ये वो काल है मेरे प्यारे बच्चों जिसके अंदर मानव की उत्पत्ति होती है और यहां से दो तीन क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। और एक क्वेश्चन ये निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विश्व में, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सबसे पहले मानव के अवशेष, विश्व में सबसे पहले मानव के अवशेष
हमें कब और कहां पर मिले। क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे पहले मानव के अवशेष हमें कब और कहां पे मिले। तो आप कहोगे जी हमें सबसे पहले मिले थे साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ मिले भाई, साउथ अफ्रीका के अंदर। और कब मिले थे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे 3.5 करोड़ वर्ष पहले। कब मिले भाई, 3.5 करोड़ वर्ष पहले हमें साउथ अफ्रीका के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मानव के पहली बार अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से ये आता है डियर स्टूडेंट्स कि भारत के अंदर, दूसरा क्वेश्चन क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के अंदर मानव के अवशेष, भारत के अंदर मानव के अवशेष कब और कहां पर मिले। तो भारत के अंदर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो ये मिले थे कब, आज से 20 लाख वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले मेरे प्यारे बच्चों, 20 लाख वर्ष पहले यहां पे अवशेष हमें मिले थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पूरा पाषाण काल के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि इसी काल के अंदर मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड हम बात करेंगे, चर्चा यहां पे करते हैं। और इसकी बात अगर की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो हम कहेंगे कि पूरा पाषाण काल के अंदर जो मानव था उसका भोजन क्या था, मानव का भोजन क्या था डियर स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसके भोजन की अगर बात की जाए, भोजन पे अगर चर्चा की जाए तो इसका जो भोजन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो भोजन क्या रहने वाला, अगर इसकी बात करें, अगर इसकी चर्चा करें तो हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या करता था, ये कच्चा मांस खाता था मेरे प्यारे बच्चों। क्या करता था ये कच्चा तो मांस खाता था। ठीक है, फल ये खा लेता था मेरे प्यारे बच्चों, फल फूल खा लेता था भाई, तना खा लेता था। प्यास बुझाने की बात आ जाए तो उसको कच्चा जो गंदे नाला का पानी मिल जाए या कहीं और मिल जाए तो वो क्या करता था, ये पी लेता था। तो ये इसका भोजन था। लेकिन इसी काल की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, इसी काल में मानव के द्वारा क्या किया गया था, अगर बात की जाए पूरा पाषाण काल की, तो इसी काल के अंदर मानव के द्वारा क्या किया गया था, मानव के द्वारा खोज की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन किया गया था, किसका, आग का। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों किसकी खोज की गई, आग की खोज की गई, आग का आविष्कार यहां पे किया गया था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे बात करें, चर्चा करें, आग का आविष्कार इसने कर लिया। तो अब बात यह आती है जी इस टाइम पे आग का आविष्कार कैसे हुआ सर, क्या इनके पास माचिस वाचिस थी, तो हम कहेंगे जी नहीं। तो कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ये वो काल है जहां पे प्रयोग किसका होता है, पत्थरों का, और पत्थरों से शिकार करना है, पत्थरों से फल तोड़ने हैं, फूल तोड़ने हैं, तना तोड़ना है, सारे के सारे जो काम धंधे थे मेरे प्यारे बच्चों वो किससे होते थे, पत्थरों से होते थे। और इस टाइम पे पत्थरों का साइज भी बड़ा होता था, लेकिन धीरे 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 आते हुए पत्थरों का साइज भी छोटा हो गया, पत्थर क्या हो गए, नुकीले भी होते चले गए। तो क्या हुआ कि मान लो कि ये क्या कर रहे होंगे, कोई फल तोड़ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उस टाइम पे जब ये फल तोड़ रहे थे ना तो ये पत्थर में पत्थर जो मार रहे थे तो ये पत्थर एक दूसरे पर लगे होंगे, टकराए होंगे एक दूसरे से, और उनसे कुछ चिंगारियां निकली होंगी, और वो चिंगारियां कहां पर गिरी होंगी, किसी सूखे घास के अंदर गिरी होंगी मेरे प्यारे बच्चों। और सूखे घास के अंदर जैसे ही चिंगारी गिरी तो उनमें क्या होती है, आग लग जाती है, और उनमें जैसे ही आग लगी तो यहां पर आग का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आविष्कार हो जाता है। यानी कि पत्थरों का कारण ही बना होगा आग का आविष्कार करना यहां पे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे किस पे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल के अंदर इनका भोजन क्या था, मध्य पाषाण काल के अंदर इनका भोजन क्या था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है अगर उसकी बात करें तो एग्जामिनर हमें कहता है कि मानव के द्वारा जो आग की खोज थी वो पूरा पाषाण काल के अंदर की गई। क्या कहा कि मानव के द्वारा आग की खोज पूरा पाषाण काल के अंदर की गई, लेकिन आप बताओ मध्य पाषाण काल के अंदर मानव का भोजन क्या था। उसने पहले क्या बताया आपको कि पूरा पाषाण काल के अंदर आग की खोज हुई, तो बताओ मध्य पाषाण काल के अंदर इनका भोजन क्या रहा होगा। और आप सोचोगे, हमारी सोच यही होती है कि आग की खोज हो गई है तो आग से इन्होंने भोजन पकाना स्टार्ट कर दिया होगा, और हम कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं था, इन्होंने अभी तक भोजन पकाना नहीं सीखा। यानी कि भोजन क्या था, सेम पूरा पाषाण काल वाला था, सेम क्या था जो पूरा पाषाण काल के अंदर है वही क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों, वही भोजन यहां पे रहता है। लेकिन बात की जाए यहां पे
पालतू पशु, किसकी बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, पालतू पशु की यहाँ पे बात अगर की जाए, इन्होंने पालतू पशु पालना यहाँ पे शुरू कर दिया था। और पालतू पशु की अगर बात की जाए, अगर इस पे चर्चा की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो पालतू पशु कौन सा था, तो पालतू पशु था मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता। कौन सा था भाई, कुत्ता इनका क्या था डियर स्टूडेंट्स, ये पालतू पशु था। तो इन्होंने क्या पाला भाई, पालतू पशु पाला, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, वो पाला था कुत्ता। अब आप कहोगे जी क्यों, कुत्ता क्यों पाला भाई, इनको दूध पी लेते, बकरी पाल लेते, ऊँटनी पाल लेते, भैंस पाल लेते, कम से कम दूध तो पीते। तो हम कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये कुत्ता कैसे पाला होगा, तो कुत्ता की अगर देखी जाए तो हो सकता है कि ये शिकार करने के लिए जंगल में जब जाते हो तो कुत्ता इनके पीछा करता हो, और जब ये किसी जानवर के आने की आहट होती है तो कुत्ता भौंक के इनको क्या कर देता होगा, बता देता होगा। और पीछे से जब ये जो व्यक्ति थे ये शिकार करते थे ना, और जितना इन्होंने कच्चा मांस खाना होता था वो खा लेते थे, उसके बाद ये क्या करते थे, आगे बढ़ जाते थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते थे, आगे जब बढ़ जाते थे तो मांस का टुकड़ा किसको खाने को मिल जाता था, कुत्ते को। तो ये सोचकर कुत्ता भी इनके पीछे पीछे क्या होता है, लगना शुरू कर देता है, इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। अब कुत्ता ने यहाँ पे चलना शुरू कर दिया इनके पीछे, तो अब इसके परिणाम क्या निकले डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी चर्चा हम करें तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने कुत्ते को क्या होगा, पाला होगा। तो दूसरे काल के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले वही फिर क्वेश्चन घिसा पिटा है आपका कि इनका भोजन क्या रहा होगा, तो आप कहोगे जी इनका भोजन हुआ होगा पका हुआ भोजन, पका हुआ भोजन। इसी काल की अगर बात की जाए, चर्चा अगर की जाए, इसी काल में शुरुआत किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसी काल में शुरुआत होती है कृषि की, इसी काल में शुरुआत हो जाती है किसकी, एग्रीकल्चर की मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर मानव का जो जीवन था वो कैसा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे जी वो जीवन हो जाता है स्थायी। क्या हो जाता है भाई, स्थायी यहाँ पे मानव का जीवन हो जाता है, यानी कि मानव के जीवन में भी क्या हो गए, चेंजेस यहाँ पे आने लगे। एक तो एग्रीकल्चर की स्थायी उससे बात होगी, पका हुआ भोजन हो गया, जीवन स्थायी हो गया। और यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों अगर बात की जाए तो यहीं पे पहिए का आविष्कार, यहीं पे क्या हुआ होगा, पहिए का आविष्कार हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव ने यहाँ पे पूरा विकास किया। 4000 से लेकर 2500 BC का ये टाइम पीरियड है। अगर बात की जाए आज से लगभग 6-6.5 साल पहले की हम बात करें तो मानव ने अपना पूरा विकास कर लिया था। और इसी विकास करने के बाद एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिनका नाम है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है भाई, नाम है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। अब प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड की अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड है इसकी अगर चर्चा करें तो इसने कहा कि जो ये नवपाषाण काल है ना, ये नवपाषाण कालीन क्रांति है। नवपाषाण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये नवपाषाण कालीन क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, नवपाषाण कालीन क्रांति के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अभी तक हमने स्टोन एज के अंदर 3 भागों की बात की, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को बोलते हैं पिलोलिथिक एज, मध्य पाषाण का बोलते हैं मेसोलिथिक एज और नवपाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक एज। और इनकी बात अगर की जाए मेरे प्यारे बच्चों, इन पे अगर चर्चा की जाए तो भोजन कैसा होता था, भोजन होता था कच्चा मांस, फल फूल आदि होता था।
पानी गंदे नाले का। पूरा पाषाण काल में ही क्या हुई, आग की खोज हो चुकी है। मध्य पाषाण काल में पालतू पशु कौन सा बना, कुत्ता बना। और बात की जाए टाइम पीरियड की 10,000 से 4,000, भोजन वही सेम रहा। उसके बाद नव पाषाण काल की हमने बात की 4,000 से 2,500 BC तक, तो भोजन पका हुआ हो गया, एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी, स्थायी जीवन हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और नव पाषाण कालीन क्रांति की अगर बात की जाए तो नव पाषाण काल को ये किसने कहा था, तो ये कहा था प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने। किसको कहा डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड थे उन्होंने ये बात बोल दी थी। तो यहां तक उम्मीद है सब क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन करवाने के चक्कर, हर बार क्वेश्चन करवाते हैं भाई, तो ये होता है कि अब भी क्या करवा रहे हैं, क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। जैसे ही नव पाषाण काल समाप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पे, यानी कि अध ऐतिहासिक काल के अंदर, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो अपनी प्राचीन भारत से शुरुआत न करके हम मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। इसका एक कारण ये है क्योंकि आपका जो है ना सबसे बड़ा पार्ट है वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत को बिना मध्यकालीन भारत के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहां पे लिंक कर रही होंगी, मध्यकालीन भारत के अंदर साथ में लिंक कर रही होगी। प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत का कोई लिंक नहीं है। दूसरा, मध्यकालीन भारत से ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम किस पे चर्चा करेंगे आज, मध्यकालीन भारत पे हम चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेरे प्यारे से बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और फटाफट से जिसको नोट कर रहा है नोट कर लीजिए भाई, और साथ के साथ प्रॉपर वे से डियर स्टूडेंट्स अपने नोट्स जरूर बना लो भाई। जब तक आप प्रॉपर वे से अपने नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। तो नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ भी करो आप, किम भी बनो, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ भाई अपने। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं चलिए डियर स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे मध्यकालीन को। मध्यकालीन भारत का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे जी ये 712 में शुरू होता है और ये कब तक चलता है, तो आप कहोगे ये चलता है 1857 तक। तो 712 से लेकर 1857 तक क्या चलता है, आपका मध्यकालीन भारत चलता है। अब इसकी बात करें, इस पे अगर चर्चा करें हम मध्यकालीन भारत में मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत यानी कि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे मुस्लिम अंपायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मुस्लिम अंपायर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। मुस्लिम साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब बात कर देते हैं मुस्लिम साम्राज्य के उदय के कारण, यानी कि हम यहाँ पे चर्चा किसकी भी करेंगे, इस्लाम धर्म की भी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसकी हम बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे इस्लाम धर्म की।
किस पे बात करेंगे भाई? इस्लाम धर्म पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम धर्म के उदय पर और इस्लाम धर्म के संस्थापक पर। तो बात करें हम मेरे प्यारे बच्चों, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ही क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों, कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब। कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब क्या कहलाए मेरे प्यारे बच्चों? संस्थापक कहलाई। फिर आता है इनका जन्म कब हुआ। जन्म की अगर बात की जाए तो आप कहोगे जी इनका जन्म 1570 ईस्वी के अंदर, 1570 ईस्वी के अंदर जन्म स्थान आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे जी मक्का में। कहां पे हुआ? मक्का में। उसके बाद आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु कब हुई तो आप कहोगे 632 ईस्वी के अंदर। कहां पे हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका आंसर होगा क्या? मदीना। कहां पे हुई थी? मक्का में जन्म, मदीना में मृत्यु। उसके बाद आपने क्वेश्चन सुना होगा, बार बार एक शब्द सुना होगा और उस शब्द का नाम है हज यात्रा। क्या है डियर स्टूडेंट्स? हज यात्रा। तो हज यात्रा किसको कहा जाता है? मक्का से मदीना की जो यात्रा है, मक्का से मदीना की जो यात्रा है उसे हज यात्रा कहा जाता है। मक्का से मदीना की जो यात्रा है उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे हज यात्रा कहा जाता है। अब बात की जाए यहां पे जन्म कब हुआ? 570 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन थे इसके संस्थापक? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई डियर स्टूडेंट्स? इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो आप कहोगे जी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 610 ईस्वी के अंदर। आपसे पूछा जाए कहां पे हुई थी तो आप कहोगे जी इनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी ना वो कहां पे हुई थी? वो हीरा नामक गुफा में हुई थी भाई। कहां में? हीरा नामक गुफा के अंदर। हीरा नामक गुफा के अंदर हुई थी। इनका कहना है कि मेरे सपने में एक व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम अल्लाह था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जिनका नाम अल्लाह था। अल्लाह मेरे सपने में आए और मुझे ये बुक दी। बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था कुरान। कि मुझे ये कुरान दी और कुरान दे के कहा कि आप जाओ और क्या करो? इस्लाम धर्म का प्रचार करो। आप क्या करो? इस्लाम धर्म का प्रचार करो। ये बात कही गई डियर स्टूडेंट्स किसके द्वारा? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा ये बात कही जाती है। और कहा जाता है कि 610 ईस्वी के अंदर ज्ञान प्राप्त करके ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये यहाँ पे स्थापना कर देते हैं। किसकी स्थापना कर देते हैं? इस्लाम धर्म की। और यहाँ पे इस्लाम धर्म की नींव रखी जाती है मक्का के अंदर। कब? 610 ईस्वी के अंदर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको फिर एक पॉइंट याद रखना है कि क्या हुआ कि यहां पे जैसे ही इसने मक्का में अपने प्रवचन देने शुरू किए, इसने क्या किया? मक्का के अंदर अपने प्रवचन देने स्टार्ट किए। आपसे पूछा जाए हजरत पैगंबर साहब का पहला उपदेश कहां पर दिया गया? तो पहले उपदेश की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो पहला जो उपदेश दिया गया ना वो मक्का के अंदर दिया गया। कहां पे दिया गया?
वो दिया गया मक्का के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन फिर आप कहोगे कि जी जो मक्का वाले थे ना इसको नापसंद कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मक्का वाले क्या करते हैं, इसको नापसंद कर देते हैं, इसको कहते हैं कि जी नहीं हमें नहीं चाहिए आपके प्रवचन। तो मक्का वाले जैसे इसको मना कर देते हैं और यहां से क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मक्का से इसको बाहर निकाल दिया जाता है, मक्का से इसको बाहर निकाल दिया जाता है और ये चला जाता है कहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये चला जाता है मदीना। कहां पे चला जाता है, मदीना में चला जाता है। और यही जो इसकी यात्रा थी, यही यात्रा क्या कहलाई मेरे प्यारे बच्चों, यही यात्रा हज यात्रा कहलाई। और कहा जाता है कि कोई भी अगर सच्चा मुसलमान है ना वो क्या करेगा, वो हज यात्रा करेगा, जकात का देगा और दिन में 5 बार वो नमाज पढ़ेगा और अल्लाह में क्या करेगा, विश्वास रखेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, तो यहां से जब जाते जाते बात करें हम कब की, 622 ईस्वी की। कब की बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट 622 ईस्वी की। और 622 ईस्वी की हम ऐसे बात करेंगे कि 622 ईस्वी में क्या चलता है, एक संवत चलता है, कैलेंडर चलता है। और उस कैलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो वो कैलेंडर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे जी वो कैलेंडर है हिजरी संवत। कौन सा कैलेंडर है भाई, हिजरी संवत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिजरी संवत कब चला, तो हमारा आंसर होगा जी 622 के अंदर चला। और हिजरी संवत क्या है, कैलेंडर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी होंगे, हजरत पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे वो कहलाएंगे खलीफा। को वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो खलीफा कहलाएंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले खलीफा कौन थे, पहले खलीफा कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे जी पहले खलीफा तो वही थे जी, पहले खलीफा कौन थे, वही थे अली। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, अली क्या थे, पहले खलीफा हुए हैं जो क्या थे, हजरत पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देन आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। और बात करें हम इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की यूट्यूब पे यह आज आखिरी क्लास होगी। इसके बाद सारी की सारी जो क्लासेज हैं वो आपको कहाँ पे मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, वो डीसीसी इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलने वाली हैं। तो आप क्या कर लीजिए, डीसीसी इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से वहां से अपना सीईटी का कोर्स क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या यहां तक सब क्लियर है, सब कुछ ओके है? तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ लेते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर इस्लाम धर्म की एंट्री होती है, किस प्रकार से भारत पर पहली बार मुसलमानों के द्वारा 712 के अंदर अटैक किया जाता है। अब उस शख्स की बात करेंगे हम जिसने पहली बार भारत पे क्या किया था, अटैक यहाँ पे किया था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भाई फटाफट से चलिए भाई बात कर देते हैं पहली बार मुसलमानों के द्वारा हमला कब किया जाता है। यानी कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अरब आक्रमण।
अरब आक्रमणकारी 712 के अंदर हुआ क्या भाई? भारत पे किस प्रकार से मुसलमानों की एंट्री होती है? तो डी स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं किसकी? प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में जो आखिरी वंश हुआ हिंदूशाही, अगर उसकी बात की जाए वो था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसको इस नाम से जानते हो आप, पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हो। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जैसे ही 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद जो भारत था वो टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गया और कोई अच्छी शक्ति भारत पे नहीं बची है, कोई अच्छा पावरफुल शासक नहीं हुआ भारत पे अब। तो अब क्या होगा? इसी चीज का फायदा कौन उठाएंगे? मुसलमान उठाएंगे। यानी कि पहला मुसलमान कौन होगा भारत पे अटैक करने वाला? वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुसलमान भारत पे अटैक करने वाला कौन होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहोगे जी वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। अब इसकी बात कर देते हैं, किसने अटैक कहां पे किया? इसने अटैक कहां पे किया? तो आप कहोगे भारत के सिंध प्रांत पर। कहां पे किया मेरे प्यारे बच्चों? सिंध प्रांत पे अटैक किया गया। उसके बाद फिर बात की जाए, फिर चर्चा की जाए, यहां पे आगे बढ़े। अटैक कर दिया। सिंध प्रांत के इस टाइम पे राजा कौन थे? सिंध प्रांत के इस टाइम पे राजा कौन थे? तो आप कहोगे जी राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर सेन थे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एक कट्टर हिंदू थे। इस पे अटैक किया गया कब? 712 के अंदर। अब राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो आप कहोगे रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? रावर का युद्ध। किस किस के बीच हुआ? एक तरफ तो मोहम्मद बिन कासिम है, और दूसरी तरफ कौन है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी तरफ है दाहिर सेन। अभी युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के अंदर कौन हार गया? तो आप कहोगे जी राजा दाहिर हार गया और इसकी हो जाती है मृत्यु। अब क्या होगा? अब आगे आएगी राजा दाहिर की धर्मपत्नी। नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नाम होगा रानी बाई। क्या नाम होगा डियर स्टूडेंट्स? रानी बाई इसका नाम होगा। अब रानी बाई की बात अगर की जाए तो ये रोकना चाहेगी किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। किसको रोकना चाहेगी? मोहम्मद बिन कासिम को। पर रोक नहीं पाएगी। रोक नहीं पाएगी तो रानी बाई को लगने लगा कि तो अब पराजित होने वाली है, और उसके बाद जो ये व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम, पता नहीं तेरे साथ कैसा सलूक करेगा, तेरे साथ क्या क्या करेगा। इसलिए ये सब सोचकर ये रानी बाई क्या कर लेती है मेरे प्यारे बच्चों? ये रानी बाई जोहर कर लेती है। ये क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, इतिहास का पहला जोहर किसने किया? क्वेश्चन क्या निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों? इतिहास का पहला जोहर किसने किया? तो आप कहोगे जी इतिहास का पहला जोहर किया था रानी बाई ने। किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? रानी बाई ने किया था। क्या? इतिहास का पहला
जौहर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कारण। किसकी बात करेंगे हम? कि मोहम्मद बिन कासिम के भारत पे अटैक करने के कारण और अटैक करने के उद्देश्य क्या थे। तो उससे पहले हम बात कर लेते किस पे, इसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य की अगर बात की जाए तो देखो उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य है धन दौलत लूटना। दूसरा उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो दो उद्देश्य लेकर ये भारत आया था। एक तो इसका उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना था, और दूसरा उद्देश्य क्या था डियर स्टूडेंट्स, दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार यहां पे। तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं इसके कारण। कारण क्या थे भारत पे अटैक करने के? उन कारणों की हम अगर बात करें, चर्चा करें, तो इस टाइम पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, और वो रखना है बगदाद का खलीफा। क्वेश्चन आता है भारत पे अटैक के दौरान बगदाद का खलीफा कौन था, यानी कि खलीफा कौन था इस टाइम पे। अगर इसकी बात की जाए तो खलीफा था मेरे प्यारे बच्चों उमैया खलीफा। क्या नाम था? उमैया खलीफा था। इस उमैया खलीफा की बात की जाए तो इसने क्या किया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, अरब देश में अरब देशों में एक व्यक्ति की नियुक्ति की हुई थी, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था अल हजाज। क्या नाम था भाई? उसका नाम था अल हजाज। तो अल हजाज था इस टाइम पे अरब देशों का गवर्नर। और इसकी बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, पेशे से क्या था ये? पेशे से क्या था? एक व्यापारी था। पेशे से क्या था? एक व्यापारी था। और अल हजाज के व्यापार की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो व्यापार था ना वो भारत और श्रीलंका के साथ था। इसका जो व्यापार था ना वो कहां से था, कहां तक था? भारत और श्रीलंका के साथ में था। भारत और श्रीलंका के साथ चलता था। कहां से चलता था भाई? भारत और श्रीलंका के साथ चलता था क्या इसका व्यापार। और बात की जाए तो श्रीलंका के जो राजा हुए थे उनके पास ये आता जाता रहता था। तो उनके पास जैसे ही आता जाता रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी बात की जाए, इस पर अगर चर्चा की जाए, तो ये जो अल हजाज है मेरे प्यारे बच्चों, ये आना जाना तो लगा रहा, लेकिन जैसे ही श्रीलंका के राजा इससे क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। किससे? अल हजाज से। अल हजाज से श्रीलंका के राजा क्या हो गए? प्रभावित हो गए। और प्रभावित होकर श्रीलंका के राजा के द्वारा क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाता है।
इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया जाता है। अब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया किसने? श्रीलंका के राजा ने। और इसने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे कुछ उपहार भेजने चाहिए। किसके लिए? अल हजाज के लिए। तो बात ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट्स, किसकी? इस श्रीलंका के राजा की। किसकी बात ध्यान में रखनी है? इस श्रीलंका के राजा की बात ध्यान में रखनी है। और ये क्या करता है? ये कुछ उपहार भेजना चाहता है। क्या करना चाहता है ये कुछ उपहार भेजना चाहता है। किसके लिए? उपहार भेजना चाहता है अल हजाज के लिए। और उपहारों से भरी एक नाव, उपहारों से भरी एक नाव ये रवाना कर देता है। किसके लिए? अरब के लिए। और ये नाव जैसे ही पहुंची कहां पे मेरे प्यारे बच्चों? सिंध प्रांत में। कहां पे पहुंची? ये नाव पहुंची जैसे ही सिंध प्रांत के अंदर डियर स्टूडेंट्स। तो सिंध प्रांत में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? जिसका नाम है देवल बंदरगाह। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देवल बंदरगाह एक नाव है। कहां पे पड़ती है ये पड़ती है सिंध प्रांत के अंदर। तो सिंध प्रांत के अंदर जो देवल बंदरगाह डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये नाव पहुंचती है। तो इस नाव को यहां पर क्या कर लिया जाता है? लूट लिया जाता है। लूट लिया जाता है। किसको लूट लिया भाई? देवल बंदरगाह को लूट लिया मेरे प्यारे बच्चों। कहां पे? सिंध प्रांत की देवल बंदरगाह पे। अब जैसे ही नाव को लूटा गया, अब इसके परिणाम क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? जो मोहम्मद बिन कासिम था, जो अल हजाज था, इसको इस बात का पता चला। तो अल हजाज बोला कि कोई बात नहीं भाई, सिंध प्रांत में ही लूटे हैं देवल बंदरगाह पे, वहां के राजा तो दाहिर हैं, सुना है बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो, कोई नहीं मैं उनसे मिल लेता हूं जाके, वो हमारे उपहार वापस करवा देंगे, इसमें लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो अल हजाज क्या करता है? सिंध प्रांत के शासक राजा दाहिर के पास जाता है। अब राजा दाहिर के पास गया और इसको जाकर कहता है जी महाराज है ना, बात ऐसे ऐसे है कि क्या हुआ कि आपके बंदरगाह पे मेरा सारा का सारा सामान लूट लिया गया। और राजा दाहिर की बात करें, ये था कट्टर हिंदू और वो कौन था? मुसलमान। तो जाहिर बात है दोनों की बननी नहीं थी। तो यहां पे जो राजा दाहिर है वो अल हजाज की बेइज्जती कर देता है और इसको क्या कर देता है? घर से निकाल देता है। अब बेइज्जती कर दी भाई, बेइज्जती करके क्या कर दिया? इसको यहां से धक्के मार के निकाल दिया। अब अल हजाज क्या करे? अल हजाज ने सोचा यार मैं इतना बड़ा व्यक्ति, गवर्नर अरब देश का, और मेरी इतनी बुरी निंदा, इतनी बेइज्जती तो आज तक कभी हुई नहीं और इसने कर दी। अब मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ने वाला, मैं अब इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, इसका तो भाई सफाया करके रहूंगा मैं। अल हजाज बोला मैं अब इससे बदला लूंगा, मैं इसको बताता हूं कि शासन क्या होता है, कि कैसे झगड़े किए जाते हैं। तो अब इसने ये सोचा, विचार लगाया, सारा विचार करके, और अल हजाज ने अटैक करवा दिया किस पे? राजा दाहिर पे। लेकिन अटैक क्या रहा? असफल रहा और राजा दाहिर क्या हो जाता है? जीत जाता है। अब जैसे ही राजा दाहिर जीता तो 2-3 और अटैक हो चुके हैं, हर बार राजा दाहिर जीत जाता है। तो अल हजाज बड़ा परेशान होता है कि यार बस पूछो ना, बुरा हाल हो रखा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम था जो, ये अल हजाज का भतीजा था और 17 वर्षीय भतीजा था, ये भी ध्यान रखो, मात्र 17 वर्ष का था ये। तो ये इसका भतीजा था। तो अब बड़ी समस्याएं होती है मेरे प्यारे बच्चों। समस्या ये हो गई कि जैसे ही यहाँ पे अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज को देखता है कि चाचा जी तो बड़े परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। तो फिर बात की गई, बात पूछी गई यहाँ पे, और अल हजाज से पूछा गया कि चाचा जी बात क्या है। तो स्टार्टिंग के दौरान तो अल हजाज ने कुछ नहीं बताया कि कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन बाद में सब सारी बातें बता दी गई। और तो अल हजाज को वादा कर देता है मोहम्मद बिन कासिम कि चाचा आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, उसने आपके उपहार लुटे हैं ना, मैं वहां से भरपूर मात्रा में धन दौलत लुट के लेके आऊंगा। वो एक हिंदू था इसलिए आपकी सहायता नहीं करी, टेंशन मत लो, मुसलमान बना के छोड़ूंगा, इस्लाम धर्म का प्रचार मैं वहां पे करूंगा। तो अब यहाँ पे
इस प्रकार से क्या होता है, कहानी बनती है और मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर देता है भारत पे 712 के अंदर, राजा दाहिर को पराजित कर देता है, रानी बाई जोहर कर लेती है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परिणाम क्या होते हैं कि रानी बाई ने तो जोहर कर लिया, लेकिन रानी बाई की 2 पुत्रियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखनी है। और वो 2 पुत्रियां कौन सी हैं, एक का नाम है सूर्य देवी, क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य देवी है, और दूसरी का नाम है परमिल देवी। सूर्य देवी और परमिल देवी की बात की जाए, यहां पे चर्चा की जाए, तो ये दोनों सोच लेते हैं कि अब हम लेंगे बदला, किससे, मोहम्मद बिन कासिम से, अपने माता पिता की मौत का बदला लेंगे। तो अब इन्होंने योजना बनाई और विचार किया कि बदला कैसे लिया जाए। तो विचार निकल के आया कि बदला छोड़ देते टाइम पे, टाइम आने पर हम बदला जरूर लेंगे। तो अब वही हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइम आया किसका, इन दोनों का। टाइम क्या आया कि अल हजाज की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, अल हजाज की मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखना है। अल हजाज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अगला जो उत्तराधिकारी आता है अल हजाज का, वो बनता है कौन, वो बनता है सुलेमान। कौन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है सुलेमान। तो सुलेमान अब यहां पे क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाता है अगला उत्तराधिकारी किसका, अल हजाज का। सुलेमान कौन था, अगर इसकी बात की जाए तो ये अरब का गवर्नर था मेरे प्यारे बच्चों। कौन था, ये अरब का गवर्नर था सुलेमान। तो अरब का गवर्नर था और ये बड़ी ईर्ष्या करता था किससे, अल हजाज से, और अल हजाज का चचेरा भाई भी था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर चर्चा की जाए, तो अब परिणाम क्या होते हैं कि सुलेमान नहीं चाहता कि अल हजाज के द्वारा कोई भी अभियान शुरू किया गया है उस अभियान को कंटिन्यू रखा जाए। ये चाहता है कि हर अभियान को क्या कर दिया जाए, समाप्त यहाँ पे कर दिया जाए। अब ये सोचा गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे चर्चा की गई इस प्रकार से। और अब यहाँ पे होता क्या है, होता ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि सुलेमान वापस बुला लेता है किसको, मोहम्मद बिन कासिम को, क्या पा जाओ। और मोहम्मद बिन कासिम जब वापस आता है तो साथ में किसको ले आता है, सूर्य देवी और परमिल देवी को ले आता है। इन दोनों को लेके आता है और किसको गिफ्ट कर देता है, ये गिफ्ट कर देता है मेरे प्यारे बच्चों किसको, अल हजाज को। किसको गिफ्ट करेगा भाई, अल हजाज को ये गिफ्ट कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी के साथ हमारे टाइम भी बहुत जल्दी होने वाला है, टाइम हो चुका है हमारी क्लास का। तो ये इसको क्या कर देता है, गिफ्ट में दे दी मेरे प्यारे बच्चों। और गिफ्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर चर्चा की जाए, तो हुआ क्या, अब ये दोनों किसके पास रहने लगी, अल हजाज के पास रहने लगी मेरे प्यारे बच्चों। दोनों बहनें किसके पास रहने लगी, और अल हजाज के पास रहने लगी। और सॉरी, अल हजाज मर चुका है भाई, सॉरी। तो ये रहने लगी किसके पास मेरे प्यारे बच्चों, ये रहने लगी सुलेमान के पास। अब इन दोनों बहनों को साथ लेके आया था और गिफ्ट कर दी किसको, सुलेमान को। तो सुलेमान के पास ये रहने लग जाती हैं और धीरे धीरे मौका पाते ये अपनी जगह बना लेती हैं सुलेमान के दिल में। और सुलेमान अब क्या करता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सुलेमान किसकी मानना शुरू कर देता है, सूर्य देवी और परमिल देवी की मानना शुरू कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर हम बात करें, अगर चर्चा हम यहाँ पे करें, तो जो सूर्य देवी थी और परमिल देवी थी, तो ये धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर देती है। और एक दिन इसको कहती है कि महाराज क्या आपको पता है। तो सुलेमान बोला जी किस बात का, कि गिफ्ट क्या होता है। तो ये बोली जी गिफ्ट का तो पता ही है भाई हमें, तो गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट पे उसी का हक होता है जिसको दिया जाता है। तो ये बोली जी हाँ जी बिल्कुल ये बात सही आपने, लेकिन आपको पता है आपको भी तो हमें गिफ्ट के रूप में दिया गया था, हम भी तो आपके लिए गिफ्ट ही थे। और गिफ्ट पे हक उसी व्यक्ति को होता है जिसको दिया जाता है। लेकिन हमारा प्रयोग तो मोहम्मद बिन कासिम पहले ही कर चुका है, हमारा भोग तो पहले ही लगा चुका है मोहम्मद बिन कासिम। और जब उसका मन भरा हमें किसको सौंप दिया, आपको सौंप दिया। अब सुलेमान को बड़ा गुस्सा आता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, और वो भी अपने के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो अब मोहम्मद बिन कासिम का क्या होगा,
क्या होगा मोहम्मद बिन कासिम का, क्या होगा सूर्य देवी का, क्या होगा परमिल देवी का? क्या अब सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करेगा? क्या सूर्य देवी और परमिल देवी अपने माता पिता की मौत का बदला ले पाएंगे, या बदला लिया तो उन्होंने बदला कैसे लिया, अब इसके परिणाम क्या होंगे, और क्या क्या मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में रहते हुए कार्य किए थे, वो सारे के सारे कार्य हम कब पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो पढ़ेंगे आने वाली क्लास के अंदर। और उसकी बात करें हम YouTube की, तो YouTube पे आज हमारी ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आखिरी क्लास होगी। कौन सी है? YouTube पे आज हमारी ये आखिरी क्लास है। इसके बाद की जो सारी की सारी क्लासें आपको देखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना CET का जो कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, DCC इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से अपना कोर्स परचेज कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर कल मिलेंगे ऐप के ऊपर। तो आज के लिए क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आज के फिर सेशन को यहीं पे रोकते हैं। आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, और हर एक बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन भेज देनी है कि हमारा कोर्स है जो DCC ऐप पर वो स्टार्ट हो चुका है, और उसके अंदर कंटिन्यू क्लासेज जो होंगी वो मंडे से हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। सुबह की टाइमिंग रहेगी उसके अंदर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं हम इसी टाइम पॉलिटी की क्लास में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।